Hello student, let me see the chapter number the chapter improvement in the food resources। कई बच्चों ने इसको कहा था कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, इस पर कोई नोट्स बना के दीजिए हमको। तो ये आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि अगर हमारे फूड रिसोर्सेस इम्प्रूव नहीं होंगे तो हमारी डिमांड्स जो होगी वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हर एक देश की, हमारे इंडिया की तो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर हमारे फूड रिसोर्सेस इंप्रूव नहीं होंगे तो सबको भोजन ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हमने इस पर नोट्स बनाया है। अब नोट्स को देखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, सभी को भोजन की आवश्यकता है, सभी को। टू सर्वाइव, अगर उनको जीवित रहना है तो भोजन चाहिए। फूड सप्लाइज प्रोटीन, फूड में आपको फूड से ही हमको मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं इसी से। ठीक है, विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, और इन सब की ज़रूरत हमको हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए। यानी कि अगर हमको अपनी बॉडी का डेवलपमेंट चाहिए, अपनी बॉडी का डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और हमको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, तो हमको भोजन चाहिए। क्योंकि भोजन मिलेगा तब ये सभी चीज़ें मिलेंगी, और ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, हम ग्रो करेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर कि वाई शुड वी नीड टू इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, हमको क्यों फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसका आंसर है कि द नीड फॉर द फूड इज इंक्रीजिंग विद द रैपिडली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। मैंने अभी इस पर डिस्कस किया कि हमारी जो नीड है वो बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप एक जो पॉपुलेशन क्लॉक होती है ना, आप उसको देखो जा करके, पर मिनट पर सेकेंड लोग बर्थ ले रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, रुक ही नहीं रही है। तो उसके लिए हमको, अब हमारे पास पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे कंट्री की जो लैंड है वो तो नहीं बढ़ रही है बेटा, वो तो वैसे की वैसी है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, तो वी नीड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो हमको एग्रीकल्चर तो चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, वी शुड केयर द इन्वायरमेंट, हमको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और हमको एग्रीकल्चर भी करना है डेवलपमेंट। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, उसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस चाहिए। एंड एनिमल हस्बेंड्री, अगर हमको हमारा एग्रीकल्चर ठीक हो जाए और हमारे जानवर कि जानवरों का जो पालन पालन करते हैं वो भी हो जाए, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट भी तो हमारे भोजन का हिस्सा है। जैसे अगर आप मिल्क आपको मिल रहा है तो एनिमल हस्बेंड्री से ही तो मिल रहा है ना। तो एनिमल भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट हमारा वैसे ही है, और हमारा फूड और हमारे जो फूड की डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि हम अपनी फसलों को ज़्यादा उगा पा रहे हैं और हमारे ज़्यादा जानवर पाले जा रहे हैं। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होगा, ऐसी जो एग्रीकल्चर होगी, उसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब हमारे क्रॉप के सीज़न के बारे में जानते हैं। हमारा जो क्रॉप का सीज़न है वो कहाँ से कहाँ तक का है, पहले यही जान लेते हैं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने से पहले जाने कि क्या होता है। जून टू अक्टूबर का जो समय होता है वो रेनी सीजन होता है, वो एक खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है। इन क्रॉप्स में कौन कौन आता है सब बचपन से ही जानते हो, लेकिन एक बार फिर से लिख दिया है। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मैज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ये सभी जो है हम उगा सकते हैं जून टू अक्टूबर में। दूसरा, नवंबर टू अप्रैल में रबी क्रॉप्स होता है, जिसमें हमने लिख दिया है वीट, बार्ली, ग्राम, पीस और सीड्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। अब हम क्या ऐसी प्रैक्टिस करें कि जिससे हमारा जो इम्प्रूवमेंट है फूड के रिसोर्स में वो हो जाए। तो प्रैक्टिसेस कौन सी करेंगे। पहली चीज़ जो हमको ध्यान देनी चाहिए वो क्या है, चूज़ द सीड टू बी प्लांटेड, हमको अपने बीजों को सही चुनना है। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं कि एक किसान था, उसके सक्सेस का रेट क्या था। उसके सक्सेस की कहानी ये थी कि वो अपने आसपास के जितने लोग खेती करते थे उनको एक अच्छे किस्म का बीज दे देता था। उसका रीज़न क्या था कि अगर वो लोग अच्छे किस्म का बीज लगाएंगे तो जब पॉलिनेशन होगा तो उसके बीज उसके खेत में आ जाएंगे और उसकी क्रॉप्स बेकार नहीं होगी। यानी कि पहली चीज़ तो ये है ना कि आपकी सीड्स,
आप सीड को चूज़ कैसा करते हैं, जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। दूसरा, डिफरेंट न्यूट्रिशन टेक्निक्स का हमको यूज़ करना है। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस। अब अगर आपने अच्छा बीज लिया, आपने न्यूट्रिशन टेक्निक्स भी अपना ली, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी फसल उगती है उसको आप नहीं बचा पाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, या जो फसल आप काट लेते हो उसको नहीं बचा पाते हो, तो वो फसल क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो तीन चीज़ों को याद रखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, पढ़िए इसको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए दो चीज़ें मैंने लिखी हैं। नंबर 1 लिखा मैंने, क्रॉप की वैरायटी का इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरा मैंने लिखा है, क्रॉप के प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट करना है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, गुड एंड हेल्दी सीड्स, डिस्कस कर चुके। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसकी कभी कभी डिफिनेशन भी पूछते हैं टीचर्स ना, तो तुमको ये आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग, देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू आर मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट का मतलब दो अलग अलग, यानी जिसका एक दूसरे से कोई मेल ना हो, है ना, ऐसे प्लांट्स टू बी प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स। तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन का करते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग करके भी आप अपने क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग करते नहीं आजकल, देखिए कितनी अच्छी अच्छी किस्म के गेहूँ, जिससे अच्छे किस्म के चावल आ जा रहे हैं, उसका रीज़न सब यही है। ठीक है, अगली चीज़ क्या, अगले देखो, अगले क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन। उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस चीज़ों के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर किस चीज़ों के लिए हम इम्प्रूवमेंट करें, तो पहला, हायर यील्ड, हमको ज़्यादा पैदावार चाहिए ना, इसलिए करेंगे। तो अगर हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसका रीज़न क्या है, उसका मोटिव क्या है। विदाउट मोटिव तो कोई काम करेगा नहीं कोई, हम ना। तो सबसे पहला है हायर यील्ड, सबसे पहले हमको अपने उत्पादक क्षमता को बढ़ाना होगा। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़, हमको ये बढ़ाना होगा। दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अब अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी फसलों का दाम भी अच्छा मिलेगा। तो दूसरा है द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तीसरा, बायोटिक एंड अबायोटिक रेसिस्टेंस से अपनी फसलों को बचाना है। अगर ये आप बचा ले जाते हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो फसल है उसका उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा। बायोटिक में क्या आता है, अपनी फसलों को बचाना है किससे, डिसीजेस से, इंसेक्ट से, नेमाटोड से बचाना है आपको। दूसरा, अबायोटिक में क्या होगा, आपको अपनी फसलों को सूखे से बचाना है, ड्रॉट से, सैलिनिटी से, वाटर लॉगिंग से बचाना है। पता चला कि तुमने सिंचाई करी, ज़रूरत नहीं थी उस समय पानी की, लेकिन आपने पानी भर दिया, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग जब हो जाएगी, यानी कि पानी ज़्यादा इकट्ठा रहेगा तुम्हारी खेत में, तो आपकी फसल बर्बाद जाएगी। हीट से बचाना है, ज़्यादा हीट भी नहीं सही है। कोल्ड से, फॉरेस्ट से, ये सभी जो है हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विच अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये सब प्रभावित करते हैं, इसलिए हमको इनसे बचाना है। जब हम इनको इनसे बचा लेंगे तो क्या होगा, वैराइटीज रेसिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन बी इम्प्रूव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर आपने इन सब से बचा लिया तो फिर क्या होगा, आपकी इंक्रीज, देखिए, इम्प्रूव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आप जो है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे, उसमें सुधार कर लेंगे। अगर आपने ये दोनों फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक रेसिस्टेंस से अपनी फसलों को बचा लिया तो ठीक है। दूसरा, वाइडर अडाप्टेबिलिटी, इट अलाउज द क्रॉप्स टू बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन द डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया में अलग अलग जो फसलें उगाई जाती हैं उनको भी आपको जानना होगा। अब पता चला कि सेब उगता है कश्मीर में और तुम यहाँ उगाने की चालू कर दिए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे एनिमल हस्बेंड्री में, अब आप जो है जो भी ठंडे प्रदेशों की गाय है, अगर आप उसको यहाँ ला करके पालोगे तो मर जाएगी। तो आपको ये चीज़ें जाननी होगी। अगर ये चीज़ें आप अडाप्टेबिलिटी को आप समझ जाते हैं तब भी आपकी चीज़ों में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, आपका ये सब कुछ सुधरेगा। अगला देखा है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉप, जिन क्रॉपों की हाइट अच्छी होगी, जिनकी ब्रांचिंग होगी और जिनकी पत्तियां अच्छी होंगी, उनसे आप हाई प्रोडक्शन प्राप्त करोगे। यानी कि क्रॉप्स दैट कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, अगर इन किसी भी फसल की ये ट्रेट्स पाए जाते हैं, यानी कि फसल में जो पौधे लगाए हैं आपने, उसमें क्रॉप्स हैं जो आपकी, अगर वो ऊंची होती हैं
उनकी ब्रांचिंग अच्छी होती है, उनकी पत्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तब वो फसल अच्छा उत्पादन दे करके आपको जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, चेंज चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, शॉर्टर द ड्यूरेशन। आजकल आपने सुना होगा, किसान भी कहते हैं कि हम जो भी फसल लगाते हैं, पहले अगर वो 6 महीने में उगती थी तो वो 3 महीने में ही उग जाती है। जब वो 3 महीने में उग जाएगी तो वो तुम उसको काट करके अपने पास, मतलब उसको हार्वेस्ट करके अपने घर में स्टोर कर लोगे तो दूसरी फसल बो लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही साल है, तो 12 महीने में ही आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें उत्पादन करना है। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी जो है वो भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास खेत तो सीमित ही होगा ना, तो आपको अगर उसी में सब कुछ उगाना है तो उसके लिए हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन अगर करेंगे तो उससे भी हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश करी है कि आपको ये बात सब समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो वेरी गुड, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसको भी हम डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू बेटा।